अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो भी स्टोरीज़ मैं अपलोड किया करता हूँ तो बराए मेहरबानी उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मिस मलिया ने हमें इंटीरियर सिंध से शेयर की है। ये बताती है इनका अपना जो ताल्लुक़ है वो तो नवाब शाह से है, लेकिन इनकी अपनी जो नानी है वो नवाब शाह से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे रहा करती हैं। इनकी नानी का जो घर है बेसिकली आप उसको एक छोटी सी हवेली कह सकते हैं। उसकी जो तामीरात हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और बाज़ाहिर देखने से ऐसा ही लगा करता है जैसे कि ये जो हवेली है ये प्री पार्टीशन हवेली है। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि जब आप हवेली से मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा सा सहन नुमा एरिया मौजूद है। उस सहन में कुछ दरख्त मौजूद हैं और जब आप उस सहन को क्रॉस करें तो फिर कमरों का आगाज़ हुआ करता है। कमरों से पहले कॉरिडोर मौजूद है, जबकि कमरों की बैक साइड पे आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी गैलरी मौजूद है। ये बताती है कि ये जो घर है, ये जो हवेली है, इसमें हम लोग जब से बचपन से जाते चले आ रहे हैं तो इस दौरानिए में बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमने अपनी आंखों से विटनेस किए हैं। शुरू शुरू में जब मैं छोटी थी और जब मैं नानी के घर में जाया करती थी तो मुझे खौफ महसूस हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ये जो वाक़यात थे ये मुसलसल पेश आते चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप कह सकते हैं न सिर्फ हमें आदत हो गई, बल्कि अब ऐसा लगने लगा जैसे वो जो मखलूक़ात हैं जो कि नानी के घर में मौजूद हैं वो भी अब हमें पहचान चुकी हैं। खैर, कुछ वाक़यात हैं जिनमें से ये बताती हैं कि 2006 या 2007 चल रहा था और गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर में रहने गई हुई थी। अब ये जो मेरी नानी का घर है, इस नानी के घर में नानी मौजूद हैं, नानी के अलावा दो मामू मौजूद हैं और एक हमारी दूर की खालाएं जो नानी के घर में रहा करती हैं। यानी कि 4-5 लोग हैं जो इस घर में रहा करते हैं और कुछ मुलाजमीन हैं जो सुबह के वक्त में आया करते हैं और मगरिब के टाइम के साथ साथ अपने अपने घरों में वापस रवाना हो जाते हैं। ये बताती है कि मैं नानी के घर में रुकी हुई थी और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। एकदम से मेरी आंख खुली। अब जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे शदीद पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। हालांकि नानी के घर में इतनी गर्मी महसूस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह जाने पता नहीं क्या बात थी कि मुझे उस रात बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। खैर, जब मैं उठ के बैठी और कुछ देर तक जब मेरी सांसें बहाल हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं उठी और उठने के बाद अपने कमरे से बाहर की तरफ आई तो जो नानी के घर में वॉशरूम था, जैसे कि ओल्ड हाउसेस में वॉशरूम कमरों से दूर हुआ करते थे, वैसे ही एक तरफ कमरे मौजूद थे, बीच में सहन था और सहन क्रॉस करने के बाद जो एरिया था वहाँ पे वॉशरूम मौजूद था। अजीब बात ये थी कि वो जो वॉशरूम था उस वॉशरूम के लेफ़्ट और राइट पे दो बड़े बड़े बरगद और पीपल के दरख्त मौजूद थे। जैसे जैसे मैं वॉशरूम की तरफ सहन को क्रॉस करके बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि जो दो दरख्त मौजूद हैं उनमें जो पीपल का दरख्त है उस दरख्त में कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर
या बिल्ली उस दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई है। खैर शुरू में मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ना बेहतर समझा। जैसे जैसे मैं वॉशरूम के अंदर पहुँची और वॉशरूम के अंदर पहुँचने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो अब मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि वॉशरूम की जो छत है, जो कि टीनों की छत थी, उस छत के ऊपर कोई चीज़ आके गिरी है या फिर कोई बिल्ली वगैरह ऊपर चलना शुरू हो गई है। कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं जो मुझे मुसलसल महसूस हो रही थीं और मेरे लिए ये 1 या 2 मिनट गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। खैर इसी दौरानी में जब मैं वॉशरूम से फ्री हो रही थी, तो जो वॉशरूम का दरवाज़ा था, उस दरवाज़े और वॉशरूम की छत में थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल थी। यानी कि जब आप वॉशरूम में बैठें तो बाहर की तरफ यानी आसमान की तरफ का जो हिस्सा है वो नज़र आया करता था। अभी मैं वॉशरूम में बैठी हुई थी और इत्तेफाक से जो मेरी नज़र थी वो आसमान की तरफ थी, तो मैंने देखा कि एकदम से एक छोटा सा बच्चा जो कि 6 या 7 साल का होगा, उसने वॉशरूम की छत से नीचे की तरफ झांकना शुरू किया है। अजीब बात ये थी, ये जो बच्चा था, इसकी जो शक्ल थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है, और उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। कुछ अजीब से 2 उभाड़ थे, शायद 2 सिंगनुमा चीज़ें थीं जो उसके सर पे मौजूद थीं, और वो कुछ अजीब तरीके से न सिर्फ नीचे लटका हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था मेरी तरफ देख के मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब जैसे ही इस खौफनाक बच्चे को मैंने उस छत से नीचे लटके हुए देखा, तो मैं फ़ौरन से खड़ी हुई और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोल के मैं वॉशरूम से बाहर की तरफ निकली, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे किसी ने जंप मारी है, और जब मैंने बमुश्किल पलट के देखा तो वाकई में वही बच्चा मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और कुछ अजीब तरीके से मुझे देख के हंस रहा था। बहरहाल मैंने जब उस बच्चे को देखा तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के न सिर्फ वहाँ से दौड़ लगा दी, बल्कि जैसे तैसे जब मैं कमरे के करीब पहुँची और मैंने दोबारा से पलट के पीछे की तरफ देखा, तो अब वो जो बच्चा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो देखते ही देखते दरख्त के तने पे न सिर्फ चढ़ा है, बल्कि दरख्त की शाखों की तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो गया है। काफ़ी देर तक मैं कमरे में इसी आलम में जागती रही, और जब अल्लाह अल्लाह करके फजर की अजान हुई, उसके बाद जब मेरी नानी उठी तो मैं उनके पास गई और उनके पास जाके मैंने उनसे दम दुरूद करवाया। इसी तरह 2017 और 2018 चल रहा था। इत्तेफाक से मैं नानी के घर में सर्दियों के दिनों में रुकने गई हुई थी। अब सर्दियों में आमतौर पे जो गांव के लोग हैं वो 8 या 9 बजे तक सोने के लिए लेट जाया करते हैं। तो वैसे ही मेरी नानी के घर में जितने भी लोग थे, सारे के सारे लेटने की तैयारी कर रहे थे और मैं अकेली नानी के घर में जाग रही थी। खैर कुछ देर तक मैं मोबाइल यूज़ करती रही। उसके बाद मैंने एक मूवी लगा ली। मूवी देखते देखते पता ही नहीं चला कब रात के 11:30-12 बज गए। अब जैसे ही रात के 11:30 या 12 बजे, तो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ शदीद सर्दी बढ़ चुकी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा धुंध हो चुकी है। इस धुंध में कमरे से बाहर देखना या सहन की तरफ देखना भी मुमकिन नहीं रहा था। खैर इसी दौरानिए में जब मेरी मूवी ख़त्म हुई तो मैंने भी सोचा कि मैं वॉशरूम जाती हूँ और वॉशरूम से फ्री होने के बाद सोने की तैयारी करती हूँ। जैसे ही मैं वॉशरूम जाने के लिए कमरे से निकली तो मेरे लेफ़्ट साइड पे कॉरिडोर मौजूद था। अब जब मैंने कमरे से बाहर निकल के लेफ़्ट साइड पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस धुंध में
कॉरिडोर के ऊपर या कॉरिडोर के रास्ते में एक औरत खड़ी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद ये जो औरत है, इस औरत का ताल्लुक इसी गांव से है। उसने वैसे ही गांव की औरतों की तरह लाल कलर का लिबास पहन रखा था, और जो गांव में आमतौर पे ज्वेलरी पहनी जाती है वैसे ही उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो लड़की थी या जो भी औरत थी, इसने अपने चेहरे के आगे घूंघट डाल रखा था। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को अपनी नानी के घर में ख़ास तौर पे कॉरिडोर में देखा, तो मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि आखिर तुम कौन हो और इतनी रात में नानी के घर क्यों आई हो। बहरहाल, जैसे ही मैंने उसकी तरफ मज़ीद गौर किया तो उस औरत ने मेरे पूछने से पहले पहले मेरी तरफ चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे पायल की या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे छन छन छन, जैसे जैसे वो पाँव रख रही है वैसे वैसे घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। अब मैंने गए वक्तों में अपनी नानी से, अपने बड़ों से सुन रखा था कि रात के औकात में अगर कभी भी इस तरह पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे तो इससे पहले कि हम उसकी तरफ मुतवज्जा हों, हमें उस वजूद या उस औरत के पाँव की तरफ देखना चाहिए। और अगर उसके पाँव उल्टे हों तो इसका मतलब है कि आपका सामना किसी चुड़ैल से या किसी पिछल पैरी से हो चुका है। खैर, जब मैंने उस औरत के पाँव की तरफ गौर करना शुरू किया तो चलते चलते जब एकदम से थोड़ा सा उसका पाँव का हिस्सा नज़र आया तो ऐसा लगा जैसे उसके पाँव में आगे की तरफ उंगलियां मौजूद नहीं हैं। ऐसा लगा जैसे आगे की तरफ उसकी एड़ियां मौजूद हैं या फिर उसका जो सर है वो पीछे हुआ है। यानी कुछ अजीब तरीके से वो चल रही थी और उसकी जो उंगलियां थीं वो आगे के बजाय पीछे की तरफ थीं। अब जैसे ही मैंने उस औरत के पाँव की तरफ नज़र डाली तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जैसे तैसे हिम्मत करके न सिर्फ पलटी बल्कि भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो काफ़ी देर तक ऐसा लगा कि जैसे मुसलसल कोई ना सिर्फ दरवाज़ा पीट रहा है, बल्कि अगर मैंने कुछ देर तक दरवाजे को नहीं खोला तो ये जो चुड़ैल या पिछल पैरी है ये दरवाज़ा तोड़ के न सिर्फ अंदर दाखिल हो जाएगी, बल्कि हो सकता है ये चुड़ैल मेरी जान ले ले। खैर, मैंने बावाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और अल्लाह का शुक्र है 15 या 20 मिनट के बाद ये जो आवाज़ें थीं, ये जो नॉकिंग थी, ये ख़त्म हो गई। इसी तरह ये जो हमारी नानी का गांव है, इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे यानी इस गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है और उस कब्रिस्तान को चुड़ैलों का कब्रिस्तान या फिर आप कह सकते हैं कि पिछल पैरी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मेरे मामू बताते हैं कि 2011 और 12 में जब ये अपना काम किया करते थे तो इनको किसी काम की वजह से या माल छोड़ने के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ा। जब ये निकले तो उस वक्त शाम के 5 या 6 बजे का टाइम था और मेरे मामू बताते हैं कि उनका ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10:30-11 बजे तक वापस आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ बातें इस तरह की हुआ करती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती। वैसे ही इनके साथ हुआ। जब ये घर से निकले तो ये मुकम्मल तौर पे मुतमईन थे, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे माल सप्लाई किया और सप्लाई करने के बाद जब ये फ्री हुए तो रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम हो चुका था। मामू बताते हैं कि मेरे पास उस वक्त बाइक मौजूद थी और मैं बाइक के ज़रिए ही
उस रास्ते से, यानी जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है, अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मामू बताते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जो कब्रिस्तान का गेट है, उस गेट के बिल्कुल साथ एक औरत, जो कि गांव की ही औरत लग रही है, उसने शायद सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, वो वहाँ पे खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा तैयार हुई भी है। पहली दफ़ा में जब मामू ने उसके ऊपर नज़र डाली तो मामू बताते हैं कि बावजूद इसके कि उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था उस औरत के अंदर बला का हुस्न मौजूद है। मुकम्मल तौर पे तैयार हुई भी थी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी थी और एक अजीब सी कशिश थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी। खैर, मामू बताते हैं कि जब मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उस औरत ने ना सिर्फ मुझे मुस्कुरा के देखा, बल्कि मुझे देखने के बाद मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा किया। अब जैसे ही उस औरत ने, जो कि बज़ाहिर अधेड़ उम्र की यानी 40-45 साल की औरत लग रही थी, मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो मैंने कुछ आगे जाके बाइक रोक दी। मेरा ख्याल था कि अगर ये औरत वाकई में मेरे साथ जाना चाहती है तो ये खुद आके बाइक के ऊपर बैठ जाएगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे रोकने के बावजूद ये जो औरत थी मुसलसल वहीं पे खड़ी हुई थी और बजाय इसके कि ये आके बाइक पे बैठती या मुझे बताती कि इसको किस तरह की मदद की ज़रूरत है, ये वहीं पे खड़े खड़े मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मेरे मामू बताते हैं कि मैंने सोचा कि मैं बाइक से उतरता हूँ, इसके पास जाता हूँ और जाके इससे पूछता हूँ कि इसको क्या मदद चाहिए। ऐसा ही हुआ। मामू जब बाइक से उतरे और उतरने के बाद जब उन्होंने उस औरत की तरफ बढ़ना शुरू किया, मामू बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उस औरत की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे और उस औरत के दरमियान तकरीबन 10 से 12 फीट का फासला मौजूद था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था उस औरत का जो हुलिया है या उस औरत की जो शक्ल है, जो कि बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत शक्ल थी, और ऐसा लग रहा था दुनिया की हसीन तरीन औरत मेरे सामने मौजूद है, उसके चेहरे पे एकदम से जो ताजगी थी, जो हुस्न था, वो ना सिर्फ मानन पड़ता चला जा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था देखते ही देखते उसका जो चेहरा है वो एक हसीन और जमील औरत से एक खौफनाक औरत में तब्दील हो चुका है। मामू बताते हैं कि जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, यानी मेरे और उस औरत के दरमियान तकरीबन 4 या 5 फीट का फासला मौजूद था, तो अब ऐसा लग रहा था उस औरत का चेहरा न सिर्फ झलसा हुआ जला हुआ चेहरा है, बल्कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म मौजूद हैं। अजीब बात ये थी कि उस औरत की जो ज़बान थी वो एकदम से ना सिर्फ बाहर निकलना शुरू हुई, बल्कि देखते ही देखते उस औरत की जो ज़बान थी वो तकरीबन 6 या 7 इंच बाहर आ चुकी थी। एक अजीब सी शैतानियत थी जो उसकी आंखों में मौजूद थी और ऐसा लग रहा था कि अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता चला जा रहा हूँ। खैर, जब मैंने उस औरत के इस तरह से नकूश बदलते हुए देखे तो मैं फ़ौरन से पलटा और मैंने सोचा कि जैसे तैसे मेरी बाइक, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट थी, मैं उसके ऊपर बैठता हूँ और यहाँ से भागता हूँ। खैर, जैसे ही मैं पलटा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे किसी ने भागना शुरू किया है, और जिसने भी मेरे पीछे भागना शुरू किया है तो बाकायदा पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। खैर, जैसे तैसे जब मैं बाइक पे पहुंचा और बाइक पे पहुंचने के बाद मैंने बाइक का गेयर लगाया तो मुझे अपनी बाइक पे बाकायदा वज़न महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई भारी सी चीज़ या कोई भारी सी औरत मेरी बाइक पे आके बैठ चुकी है। जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे तैसे करके उस कब्रिस्तान से या उस एरिए से बाहर निकला। तकरीबन 7 या 8 बार जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली
तब कहीं जाके मेरी बाइक का जो वज़न था या मेरी बाइक पे जो वज़न महसूस हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ कम हो गया, बल्कि अब लग रहा था मेरे पीछे कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो इन्होंने दूसरी स्टोरी भेजी है, ये उस स्टोरी में जिक्र करते हैं कि 2016 या 17 की बात थी और इनके बोर्ड के पेपर्स हो रहे थे, ये उसकी तैयारी कर रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि दोस्तों के साथ स्टडी का प्लान बनता था, ये दोस्तों के पास जाया करते थे पढ़ने के लिए। कभी इनके जो दोस्त थे वो इनको बुला लिया करते थे। गर्ज के ये दोनों तरफ से तैयारियाँ हो रही थी और पूरी कोशिश थी ये जो पेपर दें ये अच्छी तरह हो सकें, अच्छा रिज़ल्ट आ सके, ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात इनका जो दोस्त था वो मलीर में रहा करता था। उसने प्लान किया कि आज जो है हम लोग अपने घर पे स्टडी करेंगे, यानी कि उसके घर पे स्टडी करेंगे और रात को 12 बजे स्टडी शुरू करेंगे और 3 बजे तक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जाके किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फजर हो जाएगी और सब अपने अपने घर चले आएंगे। अब ये जो उसका प्लान था उसके मुताबिक ये वहाँ पे पहुँच गए और जब ये वहाँ पे पहुँचे तो कुछ वजूहत इस तरह की हुई कि उसके घर में कोई मसला चल रहा था, कोई लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो उसने माजरत कर ली। उसने कहा कि यार मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे घर पे हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम लोग करीबी जो पार्क मौजूद है वहाँ चलते हैं, वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और जब तक हो सका वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल किसी और दोस्त के घर में पढ़ेंगे। खैर बहरहाल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये इतनी दूर मलीर जा चुके थे। ये अपने दोस्त के साथ और दीगर दोस्तों के साथ पार्क में चले गए। वहाँ जाके 1-1.5 घंटा पढ़ा और उसके बाद वो जो पार्क था वहाँ की अनफॉर्चुनेटली लाइट्स बंद कर दी गई। जैसे कि नॉर्मली पहले हुआ करता था कि रात के 12-1 बजे तक जो भी पार्क्स थे या ग्राउंड वगैरह थे जहाँ पे लाइट हुआ करती थी उनको बंद कर दिया जाता था। अब जब पार्क की लाइट बंद हुई तो ये सारे दोस्त परेशान हो गए क्योंकि रात के तकरीबन 1:45-2 बजे का टाइम था। ना वो होटल जा सकते थे ना घर जा सकते थे, एक अजीब आलम था। अच्छा, ये बताते हैं कि फॉर्चुनेटली उस रात मैं अपने घर से अपने घर की चाबी लेके आया था। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं ज़िद करने लगा कि आप लोग बैठो, मैं घर जाऊंगा, थोड़ा बहुत घर जाके पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगा। यह रात के तकरीबन 2 बजे तक मलीर से निकले। अब मलीर से ब्लॉक जे का जो रास्ता है वो तकरीबन आप समझ लें कि 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 25 मिनट का रास्ता है और अगर आप बाइक पे मौजूद हो तो तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट तक का रास्ता है। ये वहाँ से बाइक पे निकले। इनकी कोशिश थी कि जितना तेज़ हो सकता है गाड़ी को चला सकें क्योंकि रात का टाइम था, दूर दूर तक ना कोई मौजूद था, ना कोई पुलिस थी, ना कोई इस तरह का सिलसिला था। ये तेज़ी से गाड़ी चलाते चलाते जैसे तैसे करके तकरीबन 2:50 या 2:55 तक ये सखी हसन पे पहुंच गए। अब ब्लॉक जे के अंदर इनका जो घर है वो कलंदरिया से जब आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं यानी शिप ऑनर कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जितने भी बैंगलोज वगैरह मौजूद हैं उधर ही किसी स्ट्रीट में जाके इनका घर आता है। खैर ये सखी हसन से कलंदरिया की तरफ आने लगे और जब जैसे जैसे कलंदरिया की तरफ आ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि खामोशी कुछ बढ़ती चली जा रही है और नॉर्मली जितना वीराना हुआ करता है उससे ज़्यादा कुछ वीराना आज मौजूद है। दूर दूर तक ना बंदा मौजूद है ना बंदे की ज़ात मौजूद है। खैर ये अल्लाह का नाम लेके आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे तैसे कलंदरिया पहुँचे। अब कलंदरिया से इनको लेफ़्ट साइड पे मुड़ना था और लेफ़्ट साइड से जब ये मुड़ते हैं तो ये शिप ऑनर की तरफ रास्ता जाता है और इन्होंने वहाँ से बाइक चलाना शुरू की। तो जब आप कलंदरिया से शिप ऑनर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आया करती है। ये बताते हैं कि मस्जिद ख़त्म हुई तो उसके बाद अब आजकल वहाँ पे कोई शादी हॉल बन चुका है। पहले वहाँ पे कोई हॉल मौजूद नहीं था, वहाँ पे खाली प्लॉट था। खैर जब ये उस हॉल के पास जो कि अभी बना है पहले मौजूद नहीं था उसके करीब पहुँचे या उस खाली प्लॉट के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि दूर से ही एक लड़की है जो इनको नज़र आ रही है, जिसने एक काले कलर की चादर ओढ़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जैसे जैसे ये उसके करीब होते चले जा रहे थे वैसे वैसे इनको अंदाज़ा हो रहा था कि बड़ी ही कोई मॉडर्न लड़की है। देखने से ऐसा लगता है कि किसी रिच फैमिली की लड़की है, कोई पढ़ी लिखी, कोई महज़्ज़ब लड़की है। लेकिन सवाल ये था
कि रात के 3-3:30 बजे ये लड़की अकेली इस प्लॉट के बाहर या इस रोड पे क्या कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मज़ीद आगे पहुँचे तो इनका और उसका आई इंटरेक्शन हुआ, यानी वो इनको देखने लगी, ये उसको देखने लगे। और ये बताते हैं कि जब उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा तो एक अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई, एक अजीब सा सुरूर मुझे आने लगा और मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं बहुत महजूज हो रहा हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मुझे देख रही है। मैं बाइक चला रहा था लेकिन मैं मुसलसल उसको देख रहा था और वो मुझे देख रही थी तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक, जब तक कि मैं उसके सामने से नहीं गुजरा। मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखती रही। और जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया तो मैंने सोचा कि रात के इस पहर में 3-3:30 बजे ये अकेली लड़की, ये नौजवान लड़की, ये खूबसूरत लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। मैं इन्हीं ख्यालात में था और तकरीबन 15 से 20 फीट के फासले पे मैं उससे आगे जा चुका था। बहरहाल जब मज़ीद आगे मैं पहुँचा तो मैंने सोचा कि बाइक रोकता हूँ, पलटता हूँ और इसके बाद जाके इससे पूछता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों खड़ी हुई हो, ऐसी कौन सी बात है, अगर हो सके तो मुझसे शेयर करो। इन्हीं ख्यालात में इन्होंने जैसे ही बाइक रोकी और इन्होंने पलट के देखा तो स्टिल वो जो लड़की थी, वो जो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, वो इनको देख रही थी, ये उसको देख रहे थे। और देखते ही देखते इनको महसूस हो रहा था जैसे कि मैं शायद उसको बहुत अरसे से जानता हूँ, ये मुझे बहुत अरसे से जानती है। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इसको रिकॉल कर सकूँ, पहचान सकूँ कि आखिर ये है कौन। बहरहाल कुछ सेकंड्स तक देखने के बाद जब उस लड़की ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो इन्होंने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी की और आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़की की तरफ चलना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उस लड़की के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि फ़िज़ा में हल्की हल्की सी खुशबू है जो फैलती चली जा रही है, या मुझे कोई खुशबू है जो महसूस हो रही है। हल्की हल्की सी हवा भी मौजूद थी, एक अजीब माहौल बन चुका था। मेरा टोटल फोकस उस लड़की पे था। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, उसके बारे में जानूं, और अगर उसको कहीं जाना है तो मैं उसको छोड़ दूं। गर्ज़ के जो भी इस तरह के ख़यालात उस एज में आ सकते थे वो सारे ख़यालात मेरे जहन में आ रहे थे। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके करीब बढ़ने लगा आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा कि वो पीछे हट रही है। अब जब वो पीछे हटने लगी तो ये मेरे लिए बाइसे फ़िक्र था, मैं परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बताते कि एकदम से मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी और इसी दौरानी में जब मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो जो लड़की है उसके जो पाँव हैं वो उल्टे हैं, रिवर्स फीट हैं। नॉर्मली किसी इंसान के, किसी लड़की के उल्टे पाँव नहीं हो सकते। और जैसे ही मैंने उसके पाँव को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उसको पता चल चुका है कि मैंने उसके पाँव देख लिए हैं। मैं फ़ौरन से पलटा। मैं जितना जल्दी हो सकता था अपनी बाइक पे पहुंचना चाहता था, उसको स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर कपकपाना शुरू हो चुके हैं, मेरी जेब से चाबी नहीं निकल ली। खैर जैसे तैसे गिरता पड़ता मैं बाइक तक पहुंचा और जैसे तैसे मैंने चाबी निकाली, जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। और इसी दौरानिए में जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरी बाइक स्टार्ट हुई मैंने गियर लगाया तो मैंने सोचा कि अब पलट के देखता हूँ कि ये कहाँ पे है, क्योंकि उस वक्त वो मुझसे तकरीबन 15 से 20 फीट दूर थी। लेकिन जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरा जो बाइक का टायर है पिछला, उस टायर के बाद वो लड़की खड़ी भी है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। ये देख के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर, हार्डली 3-4 सेकंड के अंदर अंदर कोई इतना बड़ा फासला कैसे तय कर सकता है। बहरहाल बाइक स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने जितना तेज़ हो सकता था बाइक भगाना शुरू की। मुझे जाना तो 2-3 गलियों बाद ही था, लेकिन मैं बाइक भगाता हुआ सीधा शिप ऑनर कॉलेज तक पहुंच गया। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे एक पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वहां पे मुझे पुलिस की मोबाइल नज़र आ गई। उनके पास पहुँच के मैंने सुकून का सांस लिया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। खैर वो जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। 15-20 मिनट तक मैं उनके पास खड़ा रहा, वो मुझे हौसला देते रहे और बिला आखिर जब मेरा हौसला बहाल हुआ, मैंने जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की और फिर वापस मैं इमाम क्लिनिक आया, उस तरफ से जाके अंदर गया और अंदर से होता हुआ अपने घर पहुंचा। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी शदीद तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मुझे तकरीबन 102 या 3 बुखार हो चुका था। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी
और जब सुबह हुई तो मैंने अपनी वालदा को, अपने फादर को सारा का सारा जो वाक़या था वो बताया। ये सुनने के बाद इनके जो फादर थे वो इनको करीबी मस्जिद लेके चले गए, वहाँ जाके दम दुरूद करवाया इन पे। और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने इन पे कुछ दम करने के साथ साथ कुछ तावीज़ात इनको दिए और उनको कुछ चीज़ें बताई कि आपने पढ़नी है। और उन इमाम साहब के मुताबिक इनका जिस मखलूक से सामना हुआ था वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे, हम सब के लिए आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।